हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 3 तरह के प्रोस्पेक्टस के बारे में। नंबर 1 रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, नंबर 2 शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड नंबर 3 एब्रीक प्रोस्पेक्टस। इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं, आपने समझा होगा प्रोस्पेक्टस के बारे में। प्रोस्पेक्टस आपने छोटी क्लासों में बहुत बार पढ़ा हुआ है, आपको भी पता है कि एक इनविटेशन जो जनरल पब्लिक को आईपीओ के वे में दिया जाता है ताकि वो जनरल पब्लिक आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अगर आपकी कंपनी में इंटरेस्ट जागे तो वो आपकी कंपनी में आकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करें। तो वो एक वे है प्रोस्पेक्टस जिसके थ्रू हम जनरल पब्लिक को इनवाइट करते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। सिमिलरली जो प्रोस्पेक्टस है वो काफ़ी तरीके का माना जाता है, लेकिन मेन जो 3 टाइप्स हैं उनमें से रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड एब्रीक प्रोस्पेक्टस आप सब ने सुना होगा। ये क्या होते हैं? तो पहले नंबर पे आता है आपके सामने रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का अगर मैं जब बात करता हूँ तो एक प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस इसे माना जाता है, क्योंकि ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ये मेन एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के पहले इशू किया जाता है। मतलब जब आपने मेन इशू करनी है, मेन आईपीओ इशू करना है, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर करनी है, उससे पहले ये प्रोस्पेक्टस दिया जाता है जिसमें आपको प्राइस की डिटेल क्वांटम अच्छे से नहीं क्लियर करी जाती, लेकिन उसके अलावा जो भी प्रोस्पेक्टस में होने वाला है, जो जो डिस्क्लोज किया जाएगा, किसके बारे में बात करी जाएगी, ये सब चीज़ें पहले ही बता दी जाती है कि मेन एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में क्या हम बात करने वाले हैं। मतलब प्रोस्पेक्टस के पहले अगर मैं कहूँ प्री प्रोस्पेक्टस इसे कहा जाता है, लेकिन रेड हेयर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मतलब होता है कि इसमें कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ द क्वांटम ऑफ प्राइस हमें पता नहीं चलता या इसमें दिखाया नहीं जाता। तो कुल मिला के आप ये बात करोगे कि इसमें प्री प्रोस्पेक्टस तो होता है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रोस्पेक्टस में क्या होगा, लेकिन इसमें डिस्क्लोजर अबाउट द क्वांटम ऑफ प्राइसेस आपको अच्छे से नहीं दिया जाता, ताकि उसमें आपको पहले से ही पता ना चल जाए कि क्या होने वाला है, लेकिन पता भी चल जाए कि क्या हो सकता है। ये होता है आपका रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, तो वो होता है कई बार कंपनी क्या चाहती हैं कि हम प्रोस्पेक्टस को दोबारा रीफाइल ना करवाएं, लेकिन हम दोबारा ऑफर करते रहें अपनी जनरल पब्लिक को। तो उनके लिए ये प्रोस्पेक्टस बना है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब ये है कि कोई प्रोस्पेक्टस जिसको रीफाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप दोबारा अगर ऑफ़र करना चाहते हो अपनी जनरल पब्लिक को तो इस प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो। यानी अगर कंपनी मल्टीपल ऑफर्स देना चाहती है अपनी जनरल पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन प्रोस्पेक्टस दोबारा रीफाइल नहीं करवाना चाहती, तो वहाँ पर ये प्रोस्पेक्टस काम आता है। क्या होता है ये हम अगले पॉइंट्स में इसको अच्छे से समझ लेंगे। एब्रीक प्रोस्पेक्टस क्या माना जाता है? एब्रीक प्रोस्पेक्टस का जब नाम आता है तो वहाँ पे समरी ऑफ द एक्चुअल प्रोस्पेक्टस लिखा जाता है। मतलब समराइजेशन यानी शॉर्ट वर्जन होता है कि जो भी हम प्रोस्पेक्टस में बताने वाले हैं या बताया गया है वो क्या बताया गया है, उसका क्या समराइजेशन है, मतलब क्या निकला था उस प्रोस्पेक्टस का, दैट इज कॉल्ड एज एब्रीक प्रोस्पेक्टस, यानी शॉर्टर वर्जन यानी समराइज वर्जन। ठीक है, हाँ जी। तो अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हमारा मतलब कंटेंट्स क्या हो सकते हैं इसके अंदर। इसमें हमें ये बता दिया जाता है कि कौन हम मतलब कौन होगा इश्यूअर, इश्यूअर्स के बारे में नॉलेज दे दी जाती है प्री प्रोस्पेक्टस में, दैट इज़ रेड हेयर प्रोस्पेक्टस में। कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में हिंट दे दिया जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल्स किस तरीके की है, प्रॉफिट कैसा है, कितने पैसे दिए जाते हैं इक्विटी होल्डर्स को, ये सब चीज़ें उसमें बता दी जाती हैं। लेकिन मेन चीज़ इज़ कि हमारा जो आईपीओ होगा, हमारी जो ऑफ़र होगी वो कितने क्वांटम ऑफ प्राइजेस पे होगी, उसकी टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है लेकिन एक्चुअल नहीं। और जब भी आपको प्री प्रोस्पेक्टस में मिलेगा, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में कोई चेंजेस ज़रूर मिलेंगे। यानी ये प्रोस्पेक्टस इसीलिए इशू किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स के जो माइंड सेट है उसको थोड़ा सा समझा जा सके उससे पहले, एक्चुअल प्रोस्पेक्टस से पहले। दूसरी तरफ हम डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं शेल्फ प्रोस्पेक्टस में कि हमारा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस क्या होगा, लेकिन मेन थिंग इज़ कंपनी इसको या एक्चुअल प्रोस्पेक्टस को क्यों अलग अलग मानती है, क्योंकि इसका मेजर जो लिमिटेशन वो यही है शेल्फ प्रोस्पेक्टस का कि हम बताते पूरा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के बारे में है, लेकिन इसमें हम रीफाइल नहीं करते, हम ऑफर्स देते हैं। जब हम मल्टीपल ऑफर्स देते हैं इन्वेस्टर्स को तो इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ज़्यादातर चेंजेस अगर कंपनी में हो रही हैं तो कंपनी चेंजेस कर रही है ज़्यादा, जिसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। तो मल्टीपल ऑफर्स ज़्यादा देना नहीं चाहती कंपनी,
तो इस वजह से शेल प्रोस्पेक्टस वो नहीं करती। एक्चुअल प्रोस्पेक्टस से पहले शेल प्रोस्पेक्टस या शेल प्रोस्पेक्टस का इस्तेमाल सिर्फ 2 या 3 मल्टीपल ऑफर्स के लिए कर लेती है, ताकि उसको पता चल सके कि एक्चुअल प्रोस्पेक्टस कैसा इशू करना है। ठीक है। देयर आफ्टर आता है आपके पास लास्ट वन इज दैट इज़ एब्रीड प्रोस्पेक्टस, जिसमें हम सिर्फ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में ही बताएंगे, क्योंकि हमने सारा एक्चुअल प्रोस्पेक्टस जो लिखा है इतना बड़ा तो हम नहीं बताते, लेकिन इन्वेस्टर भी कई बार पूरा रीड नहीं करते। उनको यही होता है कि हमें बस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चल जाए कि इस कंपनी में जो जो हमें देखना है, उसके बारे में एक समराइज डॉक्यूमेंट बना दिया जाता है, जिसको हम एब्रीड प्रोस्पेक्टस कहते हैं। वो समराइज और कंसाइज इन्फॉर्मेशन हमें एब्रीड प्रोस्पेक्टस के थ्रू मिलती रहती है। ठीक है। उसके बाद अब देखिए यूजेज क्या है इस चीज़ की, हम क्यों यूज़ करते हैं हमारे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस को, क्योंकि हम गॉग करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। व्हाट इज़ गॉग? गॉग मीन्स हम उनके माइंडसेट को जानना चाहते हैं, हम उनकी जजमेंट करना चाहते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है, वो हमारे मतलब प्री प्रोस्पेक्टस से क्या खुश हैं। अगर उनका फीडबैक ज़्यादा अच्छा नहीं मिला तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में क्या करना है। तो कुल मिला के हम अपने इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को गॉग करना चाहते हैं, उनको जानते हुए, इन्वेस्टर्स की फीडबैक को लेते हुए एक्चुअल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली जो रिक्वायरमेंट्स है चेंजेस की वो कर लेते हैं। शेल प्रोस्पेक्टस में हम क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या करते हैं मल्टीपल ऑफर्स के लिए, क्योंकि कंपनी को यही होता है कि कई बार हम एक्चुअल प्रोस्पेक्टस जिसमें सिर्फ एक ऑफर कर सकते हैं, उससे पहले क्यों ना कोई ऐसा शेल प्रोस्पेक्टस भी कर दिया जाए जिसमें मल्टीपल ऑफर्स के बाद हमें यह पता चल जाए कि जब भी हम अगली बार अपना न्यू आईपीओ इशू करेंगे तो हमें ये पता हो कि हमने पिछली बार जब शेल प्रोस्पेक्टस किया था तो वो क्यों किया था, इसी वजह से किया था कि बार बार शेल प्रोस्पेक्टस ना करना पड़े और बार बार मल्टीपल ऑफर्स ना देनी पड़े, क्योंकि इससे कई बार बैड इम्पैक्ट भी पड़ जाता है। लेकिन मल्टीपल ऑफर्स देने से कई बार इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड भी रहते हैं कि क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो इसके प्रोज एंड कॉन अपनी तरफ है, लेकिन मेन थिंग इज इसमें मल्टीपल ऑफर्स देने के लिए ही कंपनी इसका इस्तेमाल करती है। उसके बाद जो आपका लास्ट वन है दैट इज़ एब्रीड प्रोस्पेक्टस, उसको सिर्फ इसीलिए इशू किया जाता है ताकि एक जो इन्वेस्टर्स हैं वो पूरा प्रोस्पेक्टस अगर नहीं भी पढ़ना चाहते, क्विक ओवरव्यू लेना चाहते हैं उसके बारे में, तो वो अपना एब्रीड प्रोस्पेक्टस दे सकते हैं, क्योंकि एब्रीड प्रोस्पेक्टस में उनको वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो एक इन्वेस्टर्स के आई कॉन्टैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आई कैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एब्रीड प्रोस्पेक्टस देखकर इन्वेस्टर्स जल्दी अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि एक्चुअल प्रोस्पेक्टस देखना चाहिए भी या नहीं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट आता है आपके सामने वैलिडिटी पीरियड। जब हम बात करते हैं रेड हियरिंग की, क्योंकि ये प्री प्रोस्पेक्टस होता है तो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा हमें, इसीलिए इसका वैलिडिटी पीरियड कर दिया जाता है, क्योंकि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा फाइनल प्रोस्पेक्टस के साथ। 90 डेज इसके लिए रखे गए हैं कि इसका वैलिडिटी पीरियड ही होता है। दूसरी तरफ जो आपका शेल्फ होता है उसका कोई वैलिडिटी पीरियड नहीं माना जाता, क्योंकि उसकी इंडिविजुअल ऑफर्स होती हैं, लेकिन याद रखिएगा जो ऑफर की जाती हैं वो लिमिटेड समय के लिए होती हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्टस का टाइम पीरियड होता है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। सिमिलरली जो हमारा एब्रीड प्रोस्पेक्टस होता है उसकी भी कोई भी जो लिमिटेड टाइम पीरियड है या मतलब जो हमारी पीरियड है वो हमारा कम नहीं रहता, इन शॉर्ट कहूँ तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। सिमिलरली वो भी फाइनल प्रोस्पेक्टस का एक समराइजेशन होता है जो हमेशा फाइनल प्रोस्पेक्टस के साथ रखना ज़रूरी होता है, ताकि अगर कोई मेन प्रोस्पेक्टस को पूरी डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता वो उसके थ्रू भी अपनी कंपनी में आने के लिए रेडी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रखी जाती। उसके बाद ऑडियंस क्या क्या हो सकती हैं, मतलब किन किन इन्वेस्टर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो जो हमारा रेड हेयरिंग है वो ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर जो अंडर राइटर्स होते हैं या फिर जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनके लिए ज़्यादातर ये आई कैचिंग रहता है, उनके लिए ये ज़्यादातर इंटरेस्टेड रहता है कि वो रेड हेयरिंग को जल्दी देखते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनको ज़्यादा जल्दी होती है इस चीज़ को देखने की। बल्कि शेल प्रोस्पेक्टस मल्टीपल ऑफर्स के लिए होता है, तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स सिंपल टारगेटेड होते हैं सिर्फ उनके लिए ये रखा जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मल्टीपल ऑफर्स में विश्वास रखते भी होंगे लेकिन इतना नहीं जितना मेनली एक्चुअल या फाइनल प्रोस्पेक्टस के लिए उनका होता है। तो कुल मिला के टारगेट इन्वेस्टर्स इसमें होते हैं जिनको ये इशू ज़्यादा किया जाता है। जबकि हम अगर लास्ट में बात करें हमारे मेन दैट इज़ एब्रीड प्रोस्पेक्टस की, तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी मतलब अगर मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि कंपनी के बारे में जानना, लेकिन मुझे पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने में बोरिंग सा लगता है या पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता या मुझे इतना इंटरेस्टेड नहीं लगता जितना मुझे क्विक ओवरव्यू लेना अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, क्विक
लेने के लिए ओवरव्यू, उसके लिए एब्रिक प्रोस्पेक्टस कंपनी का देखता हूँ। और एब्रिक प्रोस्पेक्टस को एक ओवरव्यू आपको बता देता है, और ज़्यादातर ये आप देखोगे कि ये जनरल इन्वेस्टर्स के पास भी होता है, इसलिए इसमें ऑडियंस जो है वो जनरल इन्वेस्टर्स की ही ज़्यादा मानी जाती है। ठीक है जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज अपडेट। अब अपडेट के बारे में अगर बात करें तो रेड हेयरिंग के लिए हमें अपडेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का फीडबैक जो प्री प्रोस्पेक्टस में हमें पता चलता है वो हमें फाइनल प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले हेल्प करता है। सिमिलरली मल्टीपल ऑफर्स जब हम करते हैं शेल प्रोस्पेक्टस के अंदर, तो उसमें भी हमें पता चल जाता है कि हमें कौन से मटेरियल चेंजेस करने हैं हमारे फाइनल ऑफर में। तो कुल मिला के मल्टीपल ऑफर्स का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम दोबारा अपने फाइनल प्रोस्पेक्टस, हमारे एक्चुअल प्रोस्पेक्टस में जो भी इंपॉर्टेंस है, जो भी ज़रूरी है, सिर्फ वही चीज़ें अपने इन्वेस्टर्स को दिखाएं और जो उनको अच्छी भी लगें और सेटिस्फाई भी करें। ठीक है। और लास्ट वन इज एब्रिक प्रोस्पेक्टस। उसमें कोई अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि एक्चुअली प्रोस्पेक्टस इशू हो चुका होता है, वो उसका समराइजेशन ही होता है। तो जो एक्चुअल में आ चुका है, अगर उसमें कोई अपडेट नहीं हो सकती तो ऑटोमेटिकली इसमें भी अपडेशन की रिक्वायर्ड नहीं होता। तो डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अपडेट बिकॉज इट इज जस्ट द पार्ट ऑफ द फाइनल प्रोस्पेक्टस, नॉट एनी अदर प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप सबको ये समझ आ जाना चाहिए। बहुत आसानी से और इजी लैंग्वेज में मैंने आप सबको बताने की कोशिश की है तीनों के बीच में डिफरेंस, और एक छोटी सी वीडियो में आपको ये क्लैरिटी ऑफ थॉट दे दिया कि तीनों में क्या मेन कंसेप्ट है और क्या तीन डिफरेंसेस हैं।